जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात करेंगे आज एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है इटली तथा रोम में पुनर्जागरण। पुनः जागरण, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण का अर्थ है कि ये 13वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी के मध्य जो रोम और इटली के अंदर जो नए परिवर्तन आए हैं, नए परिवर्तन, और नए परिवर्तन कैसे? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक। इटली और रोम के अंदर 13वीं से 18वीं सदी के अंदर जो नए परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो नए परिवर्तन आए, इन्हीं नए परिवर्तन को पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। अब सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग नए नए वर्गों का निर्माण हुआ। संस्कृति के अंदर स्थापत्य कला, चित्रकला, वास्तुकला का नया परिवर्तन हुआ। आर्थिक क्षेत्र में व्यापार और कृषि में परिवर्तन हुआ। और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर नए नए संगठनों का निर्माण और नए नए सम्राटों की उपलब्धियों के बारे में परिवर्तन जो हुआ है, जिसको पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। पुनर्जागरण शब्द के लिए एक नए शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जिसका नाम है रेनेसां। जो आपके रेनेसां शब्द जो है, जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब फिर से जागना। फिर से जागने का मतलब यह है कि या कोई नींद में नहीं सोया हुआ है जो जागेगा। मतलब यहाँ पर यह है कि जो प्राचीन कालीन जो परंपराएं थी, जो व्यवस्थाएं थी, वो इटली और रोम के अंदर समाप्त हो गई। तो यहाँ पर जो अन्य प्रकार के विद्वान हुए, जैसे दांते है, प्लूटार्क है, इस प्रकार दांते वगैरह जो हुए हैं, तो इन व्यक्तियों ने अपने विद्वता के कारण, अपने ज्ञान के कारण जो नए परिवर्तन किए साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, इसी को हम लोग पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। तो अब आप लोगों को कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण जो है कहां पर हुआ था? इटली, रोम अर्थात यूरोप के अंदर। कहां पर हुआ था? यूरोप के अंदर, इटली में, रोम में या यूरोप के अंदर। तो हम लोग बात कर सकते हैं कि इटली के अंदर, रोम के अंदर कई प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसके माध्यम से जो है लोगों के अंदर ज्ञान का संचार हुआ। और ये विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं पादुआ, बोलोनिया विश्वविद्यालय। पादुआ, बोलोनिया, पादुआ, बोलोनिया, पादुआ, बोलोनिया विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिससे लोगों के अंदर ज्ञान का संचार हुआ, शिक्षा का विस्तार हुआ। और इसी के माध्यम से इटली और रोम के अंदर जो है पुनर्जागरण का निर्माण हुआ। पेटार्क, पेटार्क जो थे, पेटार्क जो थे, जिन्होंने रेनेसां शब्द का इस्तेमाल किया था। पेटार्क, जिन्होंने रेनेसां शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण। और पेटार्क जो थे आपके एक नए क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। और इन्होंने आपके नए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका नाम था मानवतावाद। आपको पूछा जा सकता है, मानवतावाद जो सिद्धांत है वो इटली में सबसे पहले किसने दिया था? तो पेटार्क। आपको कहा जा सकता है पुनर्जागरण के दौरान मानवतावाद का जनक किसको कहा जाता है? तो मानवतावाद का जो जनक है वो है पेटार्क। मानवतावाद का मतलब है, मानवतावादी उनको कहा जाता है जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति, दर्शन विषय पढ़ाते थे। मतलब जो व्यक्ति साहित्य, इतिहास, कानून इत्यादि जो पढ़ाने वाले व्यक्ति थे, उनको मानववादी या मानवतावादी व्यक्ति कहा जाता है।
तो इसी मानवतावाद के जनक किसको कहा जाता है? पेटार्क को। और इसके बाद में इन क्रांतिकारी विचारों ने अनेक विश्वविद्यालयों को ध्यान आकर्षित किया और इसके बाद में पादुआ और बोलोनिया के साथ में इटली के अंदर एक फ्लोरेंस नगर है और फ्लोरेंस के अंदर भी एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। फ्लोरेंस नगर की प्रसिद्धि में दो व्यक्ति प्रमुख हैं जिनके नाम है दांते तथा जोटो। दांते तथा जोटो। दांते तथा जोटो वो व्यक्ति जो थे पुनर्जागरण के काल के अंदर जो दो नए विद्वान आए थे, ये किस नगर के निवासी थे? फ्लोरेंस के निवासी थे और जिनकी अनेक रुचियां और अनेक कलाओं में जो निपुण थे। इतिहास के अंदर मानवतावादी ने 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के युग को मध्य युग की संज्ञा दी है। उनके अनुसार 15वीं शताब्दी जो है आधुनिक युग के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि रेनेसां शब्द का प्रयोग जो है आपने पेटार्क ने नहीं किया था, दांते ने किया था। किसने किया था? दांते ने किया था, याद रखिए। रेनेसां शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? दांते ने किया था। और मानवतावाद का जनक किसको कहा जाता है? पेटार्क कहा जाता है। और मानवतावाद का अर्थ है कि जो साहित्य, कला, विज्ञान, इतिहास और कानून का जो जानकार व्यक्ति होता है उसी को मानवतावादी व्यक्ति कहा जाता है। विज्ञान और दर्शन की बात करें तो एक और यूरोप के विद्वान यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादों का अध्ययन कर रहे थे, तो दूसरी ओर यूनानी विद्वान अरबी और पारसी विद्वानों की रचनाओं को अन्य यूरोपीय लोगों के बीच प्रचार प्रसार कर रहे थे। देखिए कि पहले यूरोप के जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद अरबी लोग अरबी भाषा में कर रहे थे और अरबी जो कला, संस्कृति और ग्रंथ थे जिनका अनुवाद यूरोपीय लोग जो है यूरोपीय भाषा में करते थे, उल्टा। इस प्रकार से आपके ये ग्रंथ प्राकृतिक विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि से संबंधित थे। और मुस्लिम लेखकों में अरबी के हकीम और बुखारा के दार्शनिक इब्न सीना, आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अल राजी उल्लेखनीय व्यक्ति माने जाते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि मुस्लिम लेखकों के अंदर हकीम, बुखारा, मुस्लिम लेखकों में हकीम, बुखारा, हकीम और बुखारा अलग अलग व्यक्ति हैं। हकीम जो था वो आपके लेखक था, दार्शनिक था और बुखारा भी दार्शनिक था। इसके अलावा एक व्यक्ति था जिसका नाम था इब्न सीना। क्या नाम था? इब्न सीना। ये भी एक बहुत बड़ा दार्शनिक था। और इसी के साथ में आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक अली राजी, आयुर्विज्ञान विश्वकोश के लेखक जो थे अली राज। क्या नाम था उनका? अली राज। ये व्यक्ति जो था इन्होंने आयुर्विज्ञान विश्वकोश ग्रंथ की रचना की थी। और कला और साहित्य की बात करें तो इटली के अंदर कई प्रकार की कला और साहित्यों की रचना हुई है और इसके अंदर स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला के क्षेत्र में खूब सारी आपके विकास हुआ। जैसे हम लोग 1416 में दोनोतेला नामक व्यक्ति की बात करते हैं जो मूर्तिकार था और उन्होंने सूजी प्रकार की मूर्तियां बनाई, नरकंकालों का अध्ययन किया और कई प्रकार के जो है आयुर्विज्ञान कॉलेज की प्रयोगशाला में इनका प्रयोग किया। तो हम लोग कह सकते हैं दोनोतेला कौन था? दोनोतेला जो था वो एक प्रकार का बहुत बड़ा मूर्तिकार था। क्या था? मूर्तिकार। और इसके बाद में चित्रकला की बात करें तो चित्रकला